इट माइट बी एनीथिंग, ये बेसिकली कुछ भी हो सकता है ना। ये मान लो सॉलिड स्फीयर है, मान लो हॉलो स्फीयर है, मान लो है ना, ठीक है, इसका रेडियस आर है ना। सॉलिड स्फीयर भी मान सकते हैं, हॉलो स्फीयर मान सकते हैं, इसको हॉलो सिलेंडर मान सकते हैं, इसको सॉलिड सिलेंडर भी मान सकते हैं, ठीक है ना। और इसका जो यहाँ पे बेसिकली जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है यहाँ पे प्लेन का, है ना, ये थीटा है, और ये एक है ना फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन है ना। ये इंक्लाइन प्लेन जो है ये फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन है बेसिकली, मतलब के ये मूव नहीं करेगा, मतलब के ये जो इंक्लाइन प्लेन है ना, ये जो इंक्लाइन प्लेन है, दिस इज अ फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन व्हिच बेसिकली इज नॉट मूविंग, है ना। तो बहुत सारे चीजें हमको यहाँ पे पहले डिफाइन करने हैं, ठीक है, फिर तो देखेंगे कि क्या हो रहा है मोशन का, है ना। वो जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट है उसका मोशन का क्या हो रहा है उसके बाद देखेंगे। पहले तो हमको बेसिक चीजें अभी यहाँ पे डिफाइन करना है। मान लो जैसे कि ये है एक फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन, सो बेसिकली दिस इज अ फिक्स्ड इंक्लाइंड प्लेन। तो ये फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन हो गया, है ना। और इसका मास m, रेडियस r है ना। तो आई कैन से दैट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना, तो हम ये बोल सकते हैं ना, m क्या है, m इज मास ऑफ रोलिंग ऑब्जेक्ट। m क्या है, अच्छा यहीं पे डिफाइन कर लेते हैं, m इज मास ऑफ रोलिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और फिर r जो है इसका रेडियस है, r इज रेडियस, ठीक है ना। ICM, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोलिंग ऑब्जेक्ट अबाउट इट सेंटर ऑफ मास, रोलिंग ऑब्जेक्ट, है ना, अबाउट इट सेंटर ऑफ मास। समझ में आया बच्चों, ठीक है। तो पहले तो ये बेसिक चीजें डिफाइन कर लेते हैं, है ना। और ये जो मतलब सरफेस भी है, ये भी एक रफ सरफेस है। ये तो फिक्स इंक्लाइन प्लेन है ना, उसका जो सरफेस है जहाँ पे है ना ये ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है ना, दिस इज बेसिकली अ रफ सरफेस, है ना। तो बेसिकली ये क्या है, बेसिकली ये एक रफ सरफेस है ना। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? यस सर। अच्छा, तो सर वो रोलिंग ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखे हैं? मास ऑफ रोलिंग ऑब्जेक्ट, मास m is mass of rolling object. नहीं सर, वो मास ऑफ इनर्शिया ऑफ रोलिंग ऑब्जेक्ट उसके बाद क्या लिखे? About its center of mass. About its center of mass, about its center of mass, सही बोला। सर प्रीवियस वाला स्लाइड थोड़ा सा दिखिएगा। प्रीवियस वाला स्लाइड, एक मिनट एक मिनट, वही वही चीज यहाँ पे आ रहा है। कॉपी पेस्ट कर लिया ना, यही चाहिए था ना, या फिर प्रीवियस वाला स्लाइड से ही देखोगे? हाँ सर ठीक है ना, हो गया ना। हाँ सर।
ठीक है, अब देखो बच्चों, इसमें क्या है, अगर मान लो इसका प्योर रोलिंग हो रहा है ना, ये रोलिंग ऑब्जेक्ट है, जैसे ही मान लो हमने इसको रिलीज कर लिया, इसका प्योर रोलिंग हो रहा है, ठीक है ना। तो प्योर रोलिंग अगर हो रहा है, मतलब ये नीचे जा रहा है, ठीक है ना, तो इस केस में क्या इसके ऊपर फ्रिक्शन होगा? क्या इसके ऊपर फ्रिक्शन आएगा? जैसे ही हमने इसको रिलीज कर दिया, हाँ इसका सर। प्योर रोलिंग आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्या इसके ऊपर फ्रिक्शन आएगा? यस सर। यस सर। फ्रिक्शन आएगा ना? क्यों आएगा? रफ सरफेस। रफ सरफेस है। अच्छा, रफ सरफेस हम जो वेलोसिटी वाला केस पे कर रहे थे ना, वहां पे भी तो प्योर रोलिंग आने तक है ना, रफ सरफेस मतलब है ना, प्योर रोलिंग आने तक फ्रिक्शन ऐड कर रहा था, लेकिन जब प्योर रोलिंग आ रहा था तो फ्रिक्शन 0 हो रहा था। याद है जो वेलोसिटी वाले क्वेश्चंस हम बना रहे थे, है ना, जो वेलोसिटी वाले क्वेश्चंस हम बना रहे थे, वहां पे क्या हो रहा था बेसिकली, प्योर रोलिंग आने तक फ्रिक्शन ऐड कर रहा था, लेकिन जहां पे प्योर रोलिंग आ रहा था एग्जैक्टली उस पॉइंट पर, उसके बाद से, उस पॉइंट के बाद से, उस पॉइंट के बाद से क्या होता था कि फ्रिक्शन गायब हो रहा था। लेकिन वही मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे है ना, क्योंकि हमने इसको रिलीज कर लिया और ये प्योर रोलिंग में है, देयर इज नो स्लिपिंग, है ना, देन विल देयर बी एनी फ्रिक्शन एट इट्स कांटेक्ट पॉइंट? यस सर। will there be any friction at its contact point? then what is the main reason? फ्रिक्शन तो वहां पे भी होता था, लेकिन फ्रिक्शन गायब हो रहा था, मतलब सरफेस रफ था, लेकिन है ना फ्रिक्शन डिसअपियर कर रहा था ड्यू टू प्योर रोलिंग। तो यहाँ पे फ्रॉम द बिगिनिंग देयर इज प्योर रोलिंग, एज सुन एज वी रिलीज द ऑब्जेक्ट, है ना, will there be pure rolling, will there be friction between the rolling object and the incline? Contact surface is rough, फ्रिक्शन आएगा क्या? सर जब रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा तो फ्रिक्शन नहीं आएगा। जब रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा तो फ्रिक्शन नहीं आएगा। अरे रोलिंग पहले से ही हो रहा है यहाँ से, जैसे ही हमने रिलीज किया ना, वो जो नीचे जा रहा है ना, वो रोल करते हुए ही जा रहा है, तो फ्रिक्शन आएगा। आएगा ना। वही तो क्यों रोल आएगा कर रहा है। फ्रिक्शन? वहां सर फ्रिक्शन को कैंसिल करने के लिए फोर्स था, यहाँ नहीं है। वहां पे क्या हो रहा था? फ्रिक्शन को कैंसिल करने के लिए था। क्या फोर्स था फ्रिक्शन को कैंसिल करने के लिए? मान लो देखो, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। जो पिछला वाला केस हम डिस्कस किए थे, है ना, ये मान लो रफ सरफेस है, ठीक है ना, ये मान लो एक ऑब्जेक्ट है ना, इसको हमने कुछ इनिशियली वेलोसिटी दे दिया, या फिर इनिशियली कुछ एंगुलर वेलोसिटी दे दिया, है ना, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, है ना, वो एंगुलर वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी देने के बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, बेसिकली हम देख रहे हैं कि प्योर रोलिंग कब आ रहा है ना, रफ सरफेस के ऊपर, मतलब ऐसा रफ सरफेस था, है ना। इफ यू गो थ्रू योर नोट्स प्रॉपरली, है ना, तुम ये देख सकते हो कि ये जो पहले वाले जो केसेस हम डिस्कस कर रहे थे, है ना, जिसमें के, है ना, कुछ सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी था इनिशियली, मान लो इनिशियली इसका कुछ वेलोसिटी v नॉट है ना, और मान लो इसका रेडियस क्या है, r है, ठीक है ना, और ये जो है ये एक रफ सरफेस है, ये क्या है बेसिकली, ये एक रफ सरफेस है, ठीक है ना। रफ सरफेस के ऊपर अभी क्या होगा, इनिशियली कुछ स्लिपिंग आएगा, है ना, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी अभी आएगा यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे ना जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कुछ वेलोसिटी है ना, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। सो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी है, मतलब देयर विल बी डेफिनेटली स्लिपिंग बिटवीन द दिस ऑब्जेक्ट एंड सरफेस, है ना, उसके वजह से फ्रिक्शन आ रहा था,
उसके वजह से फ्रिक्शन आ रहा था, ठीक है ना। तो मान लो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ जा रहा है, आगे जा रहा है, तो फ्रिक्शन कहाँ पे एक्ट करेगा, फ्रिक्शन एक्ट करेगा पीछे, याद आ रहा है ना। लेकिन फ्रिक्शन के वजह से क्या हो रहा है कि एक तो रिटार्डेशन आ रहा है फ्रिक्शन की वजह से, प्लस फ्रिक्शन की वजह से क्लॉकवाइज टॉर्क आ रहा है, जो कि क्लॉकवाइज एंगुलर एक्सेलरेशन ला रहा है, जिसके वजह से एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, जिसके वजह से ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जिसके वजह से ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है अभी, है ना, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, इसका जो वेलोसिटी है, आगे का वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी की वजह से, और इसका विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी ओमेगा आने की वजह से, ओमेगा क्रिएट होने की वजह से यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी आ रहा है ना एक्सेलरेशन की वजह से। तो एक है ना वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास रहता है ओमेगा आर, तो एक टाइम पे ओमेगा आर वी को कैंसिल कर रहा था, है ना, व्हेन v इक्वल टू ओमेगा आर, है ना, प्योर रोलिंग occurs, जब प्योर रोलिंग आ रहा था देन f इक्वल टू 0 implies f इक्वल टू 0 आफ्टर दिस इंसिडेंट। इस इंसिडेंट के बाद, इस इंसिडेंट के बाद क्या हो रहा था, इस इंसिडेंट के बाद, है ना, आफ्टर दिस इंसिडेंट पर्टिकुलरली फ्रिक्शन गायब हो रहा था, लेकिन इनिशियली फ्रिक्शन था क्योंकि प्योर रोलिंग नहीं था, लेकिन जब प्योर रोलिंग आ रहा है तो फ्रिक्शन 0 हो रहा है। इज इट क्लियर, याद आया, Yes, याद sir. आया, सब लोगों को याद आ रहा है ये वाला पर्टिकुलर केस, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है हमने जो प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया है, जस्ट इससे प्रीवियस क्लासेस में ना, एक क्लास पहले 2-3 चीज हम डिस्कस किए थे ना ऐसे प्रॉब्लम, है ना बच्चों, बच्चों कोई रिप्लाई करेगा, हमें ऑडिबल, हाँ सर। Yes, sir. हाँ, तो याद आया, Yes, sir. हाँ। तो अभी मेरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, मेरा पॉइंट ये है, अभी जो इंक्लाइंड प्लेन है ना, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इसमें हमने ये ऑब्जेक्ट को रिलीज किया और इसका प्योर रोलिंग स्टार्ट हो रहा है ना, द ऑब्जेक्ट इज इन प्योर रोलिंग एज सून एज इट इज रिलीज्ड, ठीक है ना। इस केस में क्या हो रहा है कि इस केस में द ऑब्जेक्ट is in pure rolling, is in pure rolling as soon as it is released, so will there be any friction, तो क्या यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन आएगा ना या नहीं आएगा, आएगा सर, ऊपर लगेगा, आएगा, ऊपर लगेगा, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी नीचे है तो वो ऊपर फ्रिक्शन लगाएगा। अच्छा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी नीचे होगा तो फ्रिक्शन लगेगा ऊपर, और नीचे लेकिन और ऊपर हुआ तो नीचे लेकिन बेटा लगेगा। स्लिपिंग नहीं हो रहा है ना, स्लिपिंग नहीं हो रहा है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नेट वेलोसिटी तो 0 है ना। हाँ, तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। अरे बेटा, है ना, वही है प्योर एक्सिलरेटेड प्योर रोलिंग, नॉन एक्सिलरेटेड प्योर रोलिंग के बीच में वही डिफरेंस है, देखो, है ना, समझ में आ रहा है बच्चों, है ना। ये सब चीजों को तुम समझ जाओगे ना, ये सब फिजिकल एनालिसिस समझ जाओगे ना, तो फिर तुम खुद ब खुद इक्वेशन लिख लोगे, है ना, खुद ब खुद है ना क्वेश्चन बना लोगे ना। अगर मान लो कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आ रहा है ना, जो कि ज्यादा डिफिकल्ट लगता है बेसिकली, क्योंकि हम न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करके जाते हैं, तो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन बहुत मतलब कभी कभी क्या होगा ना कि बहुत इजी हो जाएगा ना आफ्टर लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। बट इफ यू हैव नॉट एनालाइज प्रॉपरली, अगर तुमने एनालिसिस प्रॉपरली नहीं किया ना, तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आता है ना,
4 थियोरेटिकल ऑप्शन देगा, वहां पे हम बहुत अच्छे से फंसते हैं। मतलब होगा बहुत आसान सा सवाल, उसमें सॉल्व करने को कोई जरूरत नहीं है, सोच लेंगे तो हम ऑप्शन लगा लेंगे, करेक्ट ऑप्शन, है ना। लेकिन है ना, सोचना गलत हो जाता है वहां पे। अगर सही सोच लेंगे तो हो जाएगा, है ना। तो बहुत इजीली भी सॉल्व होता है, लेकिन है ना, और टाइम भी सेव करता है, लेकिन है ना, करेक्ट चीज आना चाहिए। ठीक है, अब देखो बच्चों ना, यहाँ पे mg sin थीटा के वजह से सेंटर मास का एक्सेलरेशन आएगा कि नहीं? बच्चों mg sin थीटा के वजह से सेंटर मास का एक्सेलरेशन आएगा कि नहीं? मान लो ये सेंटर मास है, सेंटर मास का कुछ एक्सेलरेशन होगा acm। यस सर। अच्छा, तो सेंटर मास का अगर एक्सेलरेशन है ना, acm, तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, है ना। फॉर प्योर रोलिंग ऑलरेडी हमें पता है vp तो 0 होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इक्वल टू 0, एंड एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी तो 0 होना चाहिए ना, है ना। implies acceleration of center of mass plus acceleration of point of contact with respect to center of mass equal to 0 होना चाहिए। समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? यस सर। तो इसका मतलब है एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर मास क्या है? acm, ठीक है ना। तो एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर मास क्या होना चाहिए? माइनस ओमेगा आर, आई मीन माइनस अल्फा आर। एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या होना चाहिए? माइनस अल्फा आर होना चाहिए। मतलब एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के अपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए, माइनस अल्फा आर, है ना, इक्वल टू 0। ठीक है ना बच्चों, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है ना, बेसिकली यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है कि ये जो हमारा स्पीयर है जो कि रोल कर रहा है, ठीक है ना। अब मान लो ये इसका सेंटर है ना। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, एक तो सेंटर मास का एक्सेलरेशन है यहाँ पे acm, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का भी सेंटर मास का एक्सेलरेशन तो आएगा, लेकिन साथ में एक अल्फा आर अपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए ना, जो कि acm को बैलेंस करना चाहिए, है ना। तब जाके ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नेट एक्सेलरेशन 0 होगा ना। यस अच्छा, सर। अल्फा के होने के लिए, एंगुलर एक्सीलरेशन के होने के लिए किसका होना जरूरी है? एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा मतलब एंगुलर एक्सीलरेशन, है ना। टॉर्क, एंगुलर एक्सीलरेशन के होने के लिए एंगुलर वेलोसिटी का होना जरूरी नहीं है, टॉर्क। एंगुलर वेलोसिटी आने के लिए एंगुलर एक्सीलरेशन होने का जरूरी है। अरे बेटा, तुम एक्सीलरेट करोगे तब जाके तुम्हारा वेलोसिटी आएगा, या फिर हाँ तुम्हारा सर, वेलोसिटी टॉर्क। आएगा तब जाके तुम एक्सीलरेट करोगे? एक्सीलरेशन की वजह से आता है वेलोसिटी, या वेलोसिटी की वजह से आता है एक्सीलरेशन? एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी आता एक्सीलरेशन की वजह से वेलोसिटी आता है ना, ठीक है। है। यस सर। लेकिन एक्सीलरेशन किसकी वजह से आता है? फोर्स। फोर्स की वजह से, है ना। तो यहाँ पे हमें, हमारे लिए चाहिए क्या? हमारे लिए चाहिए कि, है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी 0 होने के लिए, यही बात तो मैंने ना पिछले क्लासेस में भी बहुत अच्छे से समझाया था, है ना। तुम इस पे जोर नहीं दे रहे हो, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सीलरेशन है ना, इसको कैंसिल आउट करने के लिए अल्फा आर का आना जरूरी है कि नहीं? सेंटर ऑफ मास यस के सर। एक्सीलरेशन को कैंसिल आउट करने के लिए अल्फा आर का होना जरूरी जरूरी है कि नहीं? अच्छा, अगर अल्फा आर का होना जरूरी है ना, अगर अल्फा आर का होना जरूरी है सेंटर मास के एक्सीलरेशन की वजह से, इफ अल्फा आर, है ना, मतलब अगर अल्फा आर का होना जरूरी है सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन की वजह से, है ना, मतलब मान लो इफ इट इज रिक्वायर्ड फॉर अस, है ना, अल्फा आर, तो अल्फा आर के लिए अल्फा जरूरी है,
मतलब सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन को कैंसिल आउट करने के लिए, है ना, जीरो वेलोसिटी आने के लिए, जीरो एक्सेलरेशन आने के लिए एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास को कौन कैंसिल करना चाहिए? अल्फा आर। अल्फा आर मतलब दैट इज मतलब अल्फा आर किसके ऊपर डिपेंडेंट है? अल्फा के ऊपर डिपेंडेंट है। अल्फा है क्या? एंगुलर एक्सेलरेशन है। जैसे एक्सेलरेशन आता है फोर्स की वजह से, वैसे एंगुलर एक्सेलरेशन किसकी वजह से आना चाहिए? टॉर्क। टॉर्क की वजह से आना चाहिए ना। अभी वो टॉर्क अभी कौन सा फोर्स लाएगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन सर। हाँ, यहाँ पे देखो एंगुलर एक्सेलरेशन, देखो अल्फा आर होने के लिए यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन क्लॉकवाइज होना चाहिए कि नहीं? क्लॉकवाइज एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए क्लॉकवाइज टॉर्क होना चाहिए कि नहीं? क्लॉकवाइज टॉर्क आने के लिए फ्रिक्शन कहां पे एक्ट करना चाहिए? ऊपर। तब जाके वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्लॉकवाइज टॉर्क लाएगा, है ना। फ्रिक्शन ऊपर एक्ट करेगा तब जाके सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्लॉकवाइज एंगुलर टॉर्क लाएगा, है कि नहीं? इज दैट क्लियर? यस सर। बच्चों Yes, समझ sir. में आ रहा ना? हाँ यस सर. सर। ओके, इसका मतलब है ना, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन आएगा ऊपर, ठीक है ना। तो अभी मैं इसको नहीं लिख रहा हूं, है ना, ठीक है। अब इसको मैं आगे ज्यादा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो फॉर, ठीक है, नहीं तो लिख लेते हैं, फॉर अल्फा, है ना, टॉर्क, है ना, अबाउट सेंटर ऑफ मास मस्ट एग्जिस्ट। फॉर टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, फॉर टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास फ्रिक्शन मस्ट एक्ट। ठीक है ना, क्लियर है ना। तो क्रॉस एनालिसिस करना सीखो बच्चों, क्रॉस एनालिसिस करो तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट सही होगा। मेथड पे ध्यान दोगे फिर से कि क्या बोला जा रहा है, इसके बाद ये हो रहा है, ठीक है ना, फिर दिक्कत होगा। ठीक है, हमेशा क्रॉस एनालिसिस करते रहो, और पढ़ाई में है ना हर पॉइंट पर क्रॉस एनालिसिस करो, है ना, फिजिक्स में बहुत जरूरी है। ओके, तो फॉर टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास फ्रिक्शन मस्ट एग्जिस्ट, है ना, तो फ्रिक्शन आना चाहिए टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास के लिए, ठीक है। तो अभी तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि फ्रिक्शन जब आ रहा है तो फ्रिक्शन का टॉर्क क्या होगा? सो टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू ICM इंटू अल्फा, ये होना चाहिए। टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या होना चाहिए? इज इक्वल टू ICM इंटू अल्फा, है ना। दैट इंप्लाइज टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस FR, ये होगा ना टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन अबाउट सेंटर ऑफ मास बच्चों। टॉर्क ऑफ हाँ फ्रिक्शन सर. अबाउट सेंटर ऑफ मास यही होगा ना, यस हाँ सर। सर. फ्रिक्शन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस R, क्लियर। हाँ. सो दैट इज इक्वल टू ICM अल्फा, ये ICM को ICM ही रहने देते हैं, ठीक है ना। एक तो ये है, ये हो गया टॉर्क वाला इक्वेशन, ये हो गया हमारा टॉर्क वाला इक्वेशन, है ना, ठीक है। इसीलिए मैंने तुमको ये वाला पेज नहीं दिखाया, इसमें क्या कर रहा है ना, पहले फोर्स से डायरेक्टली एनालिसिस कर रहा है, क्या एक्सेलरेशन ये होगा, ठीक है ना। एक्चुअली पॉइंट ये है ना कि किताब कहीं से भी हम उठाएंगे ना, मतलब कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, ये हमें कुछ एनालिसिस करके नहीं देगा, ये डायरेक्टली हमें है ना प्रोसेस दे देगा कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, अरे भाई क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है ना। ये तभी हमें पता चलेगा जब हम एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे या फिर क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। ठीक है, अब तुम लोग डिस्कस नहीं करोगे तो है ना मैं तुमको पूछ पूछ के निकलवाऊंगा वो चीज, ठीक है ना। तो हमेशा ये सब पॉइंट्स लिखने से पहले ना, देखो ये पूरा स्टार्ट किया डायरेक्टली यहाँ से, है ना, फटाफट, मतलब ये तो पूरा सॉल्व करने के चक्कर में है ना, 5 स्टेप में सॉल्व करेगा, ठीक है ना। किताब का पेज बचाएगा, किताब का वॉल्यूम छोटा होगा तो किताब बिकेगा, समझ में आ रहा है ना। लेकिन हमें देखना है कि हम इसमें से क्या सीख रहे हैं, हमें इसमें से सीखना जरूरी है। तो ये हो गया ना FR इक्वल टू ICM अल्फा,
फिर मान लो हम फोर्स का इक्वेशन लगा रहे हैं, मतलब मुझे अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन डिराइव करना है, इफ आई हैव टू डिराइव एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, है ना, इसके बाद हम यूज करेंगे फोर्स वाला इक्वेशन। तो फोर्स वाला इक्वेशन क्या होगा, फोर्स का इक्वेशन क्या होगा, ऑब्जेक्ट को देखो और एनालाइज करो खुद, इसका फोर्स का इक्वेशन जो है, नेट फोर्स का इक्वेशन, है ना, बनाने का कोशिश करो, एक बार बताओ मुझे। mg sin theta minus friction equal to ma co। नेट एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग है कि नहीं, नेट एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग है, ठीक है, और फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, है ना, लेकिन एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो नीचे हो रहा है, तो mg sin थीटा भी नीचे लग रहा है, तो नेट फोर्स mg sin थीटा की वजह से आता है, तो mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स विल बी नेट फोर्स अलोंग द प्लेन, which is equal to, according to Newton's second law, mass into acceleration of center of mass. According to Newton's second law, that is equal to mass into acceleration of center of mass. Very good. समझ में आया बच्चों? yes sir। चलो, दो बच्चों को समझ में आया बस, बस नहीं सर। यस सर। लड़कियों को समझ में आया कि नहीं? यस सर। सारे लड़कियों को समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं ये बोल सकता ना कि ये न्यूटन सेकेंड लॉ का इक्वेशन है, mg sin थीटा नीचे लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लग रहा है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन हो रहा है नीचे, तो mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर मास, है ना, ये न्यूटन्स सेकेंड लॉ है ना। और मान लो ये हमारा हो गया इक्वेशन 2, फिर इसके पहले हमने इक्वेशन 1 डिराइव कर लिया था, ये था हमारा इक्वेशन 1, एफ आर इज इक्वल टू आईसीएम अल्फा, तो अल्फा कितना होगा, अल्फा इज इक्वल टू एफ आर बाय आईसीएम, अल्फा क्या होगा, एफ आर बाय आईसीएम, है ना, implies mg sin थीटा माइनस, सॉरी, फ्रिक्शन फोर्स निकालो वहां से, ठीक है ना बच्चों। तो बेसिकली फ्रिक्शन सर फोर्स, ये क्या है, सॉलिड स्फीयर है? अरे कुछ भी है ना, इसलिए तो मैंने आईसीएम लिया ना, यस मतलब जो डेरिवेशन करेंगे ना आईसीएम के रेस्पेक्ट में करेंगे, एफ इज इक्वल टू यस आईसीएम अल्फा अपॉन आर, ठीक है ना, हाँ तो सर। ये जो एफ है आईसीएम अल्फा अपॉन आर, ये हो गया आईसीएम अल्फा अपॉन आर, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन सेंटर मास। डिराइव किसको करना है, एक्सीलरेशन सेंटर मास। प्योर रोलिंग के लिए क्या होना चाहिए, प्योर रोलिंग के लिए क्या होना चाहिए बोलो, एसीएम इक्वल टू अल्फा आर होना चाहिए कि नहीं? यस सर। अच्छा, तो फॉर प्योर रोलिंग, मीटिंग एंड होने वाला है, वापस आ जाना तो सब लोग, एसीएम इक्वल टू अल्फा आर, तो अल्फा कितना होगा, एसीएम बाय आर, है कि नहीं, implies mg sin थीटा माइनस ICM by r into alpha, ACM by r is equal to mass into acceleration of center of mass, implies mg sin theta minus equal to, है ना, I